पूर्व वैदिक काल, दूसरा है उत्तर वैदिक काल। वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल में वेदों की रचना हुई। सर्वप्रथम ऋग्वेद की रचना हुई, इसके बाद यजुर्वेद की रचना हुई, उसके बाद सामवेद की रचना हुई, उसके बाद अथर्ववेद की रचना हुई। तो सबसे अंत में अथर्ववेद की रचना हुई। अथर्ववेद में धार्मिक अनुष्ठान कर्मकांड के कारण धर्म अत्यधिक कठिन हो गया, जिसके कारण अन्य धर्मों का भी उदय हुआ, जैसे बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय 6ठी शताब्दी में हुआ। अब है प्रारंभिक राज्य। इसमें क्या है? प्रारंभिक राज्य। प्रारंभिक राज्य 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक लोहे का ज्ञान और उसका प्रयोग, लोहे की खोज, लोहे का प्रयोग, साथ में जैसे लोहे का ज्ञान हुआ, लोहे का प्रयोग हुआ, और उसके पश्चात ब्राह्मणों ने संस्कृत भाषा में धर्मशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना कर दी। इसके पश्चात सामान्य लोगों के लिए नियमों का निर्धारण किया गया। उस समय भारत 16 महाजनपदों में विभक्त था। 16 महाजनपदों में सबसे श्रेष्ठ, समृद्ध, संगठित एवं शक्तिशाली महाजनपद मगध था। मगध की राजधानी राजगृह थी। वहाँ नंद वंश का शासन था। वहाँ नंद वंश का शासन था, और नंद वंश का उस समय नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था। और इसी के पश्चात मौर्य वंश की स्थापना होती है। अब है मौर्य साम्राज्य। मगध के विकास के साथ साथ मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को परास्त कर किया। इस वंश का सबसे प्रभावशाली शासक अशोक था, जिसने अपने जीवन के अंतिम युद्ध में कलिंग के राजा खारवेल को परास्त किया। इसी युद्ध के पश्चात अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया और कभी भी युद्ध न करने का संकल्प लिया। मौर्य के इतिहास की जानकारी कौटिल्य के अर्थशास्त्र और मेगस्थनीज यूनानी राजदूत था। यूनानी राजदूत मेगस्थनीज, जिसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की। इसी पुस्तकों से, इसी ग्रंथों से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। अब है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक चंद्रगुप्त मौर्य को भारतीय इतिहास का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट कहा जा सकता है, क्योंकि उसी के समय से भारत की राजनीतिक घटनाएं तिथिक्रम
स्मिथ जैसे स्मिथ महोदय ने, इतिहासकार स्मिथ महोदय ने लिखा है कि वह सही अर्थों में पहला ऐतिहासिक व्यक्ति था जिसे भारत का सम्राट कहा जाना उचित है। स्मिथ महोदय ने कहा है कि सही अर्थों में चंद्रगुप्त मौर्य पहला ऐसा व्यक्ति था जिसे भारत का सम्राट कहा जाना उचित है। अब क्या है, मौर्य वंश का परिचय, मौर्य वंश कौन थे, मौर्य वंश का परिचय। मौर्य वंश का परिचय, मौर्य वंश का परिचय कहाँ से मिलता है? चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन के विषय में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वानों के अनुसार वह मगध के राजा घनानंद की शूद्र रानी मूरा से उत्पन्न वर्णशंकर पुत्र था। अधिकांश विद्वानों का मत है, अर्थात बौद्ध साहित्य में भी ये चीज लिखा गया है, बौद्ध साहित्य के अनुसार चंद्रगुप्त का जन्म मौर्य नाम के क्षत्रिय वंश में हुआ था। इसी मौर्य से मौर्य बन गया। मौर्य ग्रंथों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म लगभग 345 ईसा पूर्व में मौर्य जात के मुखिया के यहाँ हुआ था। उसका पिता किसी सीमांत युद्ध में मारा गया था। इसके चंद्रगुप्त की विधवा माता जो गर्भवती थी वह पाटलिपुत्र पहुंची तथा वहां पर उसने चंद्रगुप्त को जन्म दिया। उसके चंद्रगुप्त के जन्म के बाद उसके मामाओं ने उसको अपने ननिहाल में उसे छोड़ दिया, तो उसके मामाओं ने उसे गौशाला में छोड़ दिया, गौशाला में जानवरों की सुरक्षा में छोड़ दिया। वहां से उसे चंद्र नामक गरड़िया उठा ले गया, या तो कीमत दे करके खरीद ले गया। अब है चंद्र नामक गरणीय ले गया और उसका पालन पोषण किया। और क्या है, उस चंद्र नामक गरणीय से कौन ले गया? एक आखेटक उससे ले गया, उनसे खरीद करके एक आखेटक ले गया। अब है क्या है, चंद्रगुप्त से भेंट। चंद्रगुप्त की भेंट किससे होती है? चाणक्य से। अब है चाणक्य कौन था? चाणक्य का नाम, एक नाम विष्णुगुप्त था, एक नाम कौटिल्य भी था। चाणक्य के 3 नाम से प्रसिद्ध है, चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य। चाणक्य एक प्रकांड विद्वान था। वह तक्षशिला का आचार्य रह चुका था। वह पाटलिपुत्र गया हुआ था। वहां के राजा घनानंद ने पहले तो उसे दानशीलता का अध्यक्ष बना दिया, परंतु कुछ समय बाद उसके स्वभाव और कुरूपता के कारण चाणक्य को पदच्युत कर दिया। चाणक्य ने पदच्युत करने के पश्चात, पदच्युत जो किया ही, उसके बाद सभा में उसको बहुत लज्जित कर दिया, उसके कुरूपता पर बहुत हंसी उड़ाया। और तब चाणक्य लज्जित होकर के वहां से निकल गया, उनके राज्य से निकल गया। और उसने प्रतिज्ञा किया, चाणक्य ने प्रतिज्ञा किया कि चाणक्य ने प्रतिज्ञा किया कि घनानंद के पूरे वंश का ही, घनानंद के वंश का ही नाश कर दूंगा, अर्थात नंद वंश को समाप्त ही कर दूंगा मगध से। यह उसने प्रतिज्ञा किया
चल दिया। अब चल दिया, वहाँ से चल रहा था रास्ते से, तो एक दिन वह रास्ते से गुजर रहा था। चंद्रगुप्त अपने साथियों के साथ, अपने साथी बालकों के साथ वो राजकिलम खेल रहा था। राजकिलम में वह संलग्न था। तो वहाँ से गुजरते हुए चाणक्य की दृष्टि इस खेल में उसकी दृष्टि चंद्रगुप्त पर पड़ी और चंद्रगुप्त उस खेल में अपने साथियों के झगड़े को सुन करके न्याय कर रहा था। चाणक्य उसके गुणों से प्रभावित होकर तुरंत ही आखेटक को 1000 करसापण देकर चंद्रगुप्त को खरीद लिया। अब चंद्रगुप्त को चाणक्य जैसे कूटनीतिक विद्वान की आवश्यकता थी और चाणक्य को चंद्रगुप्त मौर्य जैसे एक महत्वाकांक्षी सेनानी की आवश्यकता थी। दोनों की आवश्यकताएं पूर्ति हो गई। अब क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य की राजनीतिक उपलब्धियां। चंद्रगुप्त मौर्य की राजनीतिक उपलब्धियां, अब वह कैसे कैसे राजा बना इसके विषय में बताया जाएगा। चंद्रगुप्त की राजनीतिक उपलब्धियां। चंद्रगुप्त की राजनीतिक उपलब्धियां। कहा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य का राजनीतिक उपलब्धियों में सर्वप्रथम मगध राज्य पर प्रथम आक्रमण। मगध राज्य पर प्रथम आक्रमण। जो है बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार चंद्रगुप्त एवं चाणक्य ने एक सेना गठित की और सेना गठित करने के पश्चात मगध के राजा घनानंद पर आक्रमण कर दिया। जबकि घनानंद की सेना सुसंगठित, व्यवस्थित और शक्तिशाली थी। एक छोटी सी सेना के साथ चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य दोनों मिलकर के अपनी सेना इकट्ठा करके घनानंद पर आक्रमण कर दिया। युद्ध में घनानंद ने इन दोनों को पराजित कर दिया। बहुत ही थोड़ी सी युद्ध में थोड़ी सी लड़ाई हुई जिसमें ये घनानंद इन लोगों को परास्त कर दिया और चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य वहाँ से भाग निकले। अब हमने एक कहानी भी देखा था, सुना है, पढ़ा है थी कहीं, लेकिन जो इस इतिहास में वर्णित नहीं है। बताया चलता है कि जब ये दोनों लोग भाग गए तो भाग रहे थे, भागते भागते इन लोगों को शाम हो गई। ये लोग भूख से प्यासे थे, भूखे थे और प्यासे थे। तो एक इन लोग